क्वेश्चन 1 हम देखते हैं, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? 5 ऑप्शन सी अनुच्छेद 390, ऑप्शन डी अनुच्छेद 393। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 393। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, भाग 3 होगा। तो भाग थर्ड में ही यहाँ पे मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 92वें संवैधानिक संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 सब सेक्शन 2 के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है? तो पहले ऑप्शन ए देखिए, सज्जन सिंह बनाम राजनाथ राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं, भारत में सामान्य नागरिक संहिता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी सरकारी नीति, ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल खाली या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। ऑप्शन ए धर्म मूल वंश जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास, ऑप्शन बी धर्म आयु जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास, ऑप्शन सी धर्म मूल्यवंश आयु लिंग उद्भव जन्म स्थान निवास, ऑप्शन डी धर्म मूल्यवंश जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान आयु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, धर्म मूल्यवंश जाति लिंग उद्भव जन्म स्थान और निवास। जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वांश प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने का प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम संख्या होगी। तो कितना संख्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी खाली को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी भारतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, व्यक्ति। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? नियम, उपविधि, रूढ़ि या प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूढ़ि और प्रथा, ये कोई कानून नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूची 7, ऑप्शन बी अनुसूची 10, ऑप्शन सी अनुसूची 11, ऑप्शन डी अनुसूची 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, अनुसूची 7। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह खाली बालक द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए 7 वर्ष से कम आयु के, ऑप्शन बी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे, ऑप्शन सी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे, ऑप्शन डी 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त नहीं कर ली है ऐसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। ऑप्शन ए दोषी शरीर और वैध कार्य, ऑप्शन बी दोषी आशय और गलत अभिप्राय, ऑप्शन सी दोषी मन और अवैध कार्य, ऑप्शन डी दोषी अभिप्राय और अवैध कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, दोषी मन और अवैध कार्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की डैश
के बीच दिया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 74 से लेकर 84, ऑप्शन बी सेक्शन 96 से लेकर 106, सेक्शन सी 107 से लेकर 120, ऑप्शन डी 141 से लेकर 160। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 96 से लेकर 106 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा की अधिकार इसमें प्रावधान दिया गया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत संपत्ति एक वैध संपत्ति नहीं है, यानी कि वैध संपत्ति नहीं है, इस पर गौर करिएगा। ऑप्शन ए यदि क्षति के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है, ऑप्शन बी यदि विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई है, ऑप्शन सी 12 वर्ष की कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई है, ऑप्शन डी इन सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इन सभी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। खाली के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। ऑप्शन ए धारा 300 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन बी धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन सी धारा 301 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन डी धारा 302 के स्पष्टीकरण 3 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो खाली अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, संज्ञेय और अजमानती है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को गौर करिएगा। ये अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे। यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है, ये किस लिए दोषी है? ऑप्शन ए सदोष परिरोध, ऑप्शन बी सदोष अवरोध, ऑप्शन सी दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 क के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोजन नहीं है यदि अपराध खाली से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस वाद में है? ऑप्शन ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी अरनेश कुमार के वाद में, ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानू बेगम, ऑप्शन डी सैलवी बनाम कर्नाटक राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानू बेगम। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यह सभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 61 से लेकर 90 तक, ऑप्शन बी सेक्शन 154 से लेकर 173 तक, ऑप्शन सी सेक्शन 221 से लेकर 219 तक, ऑप्शन डी 274 से लेकर 282 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सेक्शन 61 से लेकर 90 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन ए असंज्ञेय अपराध, ऑप्शन बी संज्ञेय अपराध, ऑप्शन सी जमानती अपराध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। परिवाद पर संस्थित समनी विचारण वाद में जहां अभियुक्त पर सम्मन जारी किया गया, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में खाली, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, ऑप्शन बी अभियुक्त को दोष मुक्त मिलेगी, ऑप्शन सी वाद के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को उन्मुक्ति या दोष मुक्ति मिलेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की है,
परिवादी के पास क्या विकल्प है? ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना, ऑप्शन बी निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोनों, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा, दोनों होगा, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 15 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन सी 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन डी 18 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। तो क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखिए, उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पड़ी जाएगी। पॉइंट 2 देखिए, उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। अब पॉइंट 3 देख लीजिए, एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। अब पॉइंट 4 देख लीजिए, यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित की जाने का निर्देश दे सकेगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः रहता है। अब इसका जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन डी सभी 1, 2, 3, 4 सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सभी 1, 2, 3, 4 सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश स्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? ऑप्शन ए आदेश 38, ऑप्शन बी आदेश 39, ऑप्शन सी आदेश 40, ऑप्शन डी आदेश 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, आदेश 39। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे, इस पर थोड़ा गौर करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है। ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। ऑप्शन ए केवल अहमदाबाद में, ऑप्शन बी केवल दिल्ली में, ऑप्शन सी या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में, ऑप्शन डी भारत में कहीं पर भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, या तो अहमदाबाद में या तो दिल्ली में। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकेटा से संकल्पना से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 11 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 रुपया के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त अज्ञाप्ति के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 रुपया की अज्ञाप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त अज्ञापित निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? ऑप्शन ए श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञाप्ति की प्रति अज्ञाप्ति के रूप में मानेगा। ऑप्शन बी श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञाप्ति को प्रति अज्ञाप्ति के रूप में नहीं मान सकता। ऑप्शन सी श्री ए आदेश 22 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञाप्ति को प्रति अज्ञाप्ति के रूप में नहीं मान सकता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ए, बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सदाभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को सम्मन दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और इन सभी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षीय डिक्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इसके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी।
ऑप्शन ए केवल सी, ऑप्शन बी केवल ए एंड बी, ऑप्शन सी ए बी और सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 28। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, धारा 26। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिवादी उस पर सम्मन्स की तामील की तारीख के कितना दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान आर्डर 8 पेश कर सकता है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 30 दिनों के अंदर वो पेश कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है। ऑप्शन बी द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकती है। ऑप्शन सी द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। ऑप्शन डी प्रथम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है? ऑप्शन ए शिकायत, ऑप्शन बी लिखित कथन, ऑप्शन सी शिकायत और लिखित कथन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, शिकायत और लिखित कथन दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आदेश 20, ऑप्शन बी आदेश 21, ऑप्शन सी आदेश 22, ऑप्शन डी आदेश 23। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आदेश 22 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस्ट गेस्ट के सिद्धांत का चर्चा की गई है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, जब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है धारा 19 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, ऑप्शन बी पुलिस ऑफिसर द्वारा प्राप्त साक्ष्य, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, ऑप्शन डी द्वारा प्राप्त साक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण के न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? ऑप्शन ए धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख, ऑप्शन बी एक मानचित्र या प्लान, ऑप्शन सी व्यंग चित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नंबर 43 देखेंगे। दहेज मृत्यु में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन ए 113 क, ऑप्शन बी 113 ख, ऑप्शन सी 114 क, ऑप्शन डी 114 ख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 113 ख। अब क्वेश्चन नंबर 44 हम देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियों जो प्रति और इन प्रतियों से तुलनाकृत प्रतियों की परिशुद्धता की स्वयं सुनिश्चितता देती है। ऑप्शन बी मूल प्रति से निर्मित या तुलनात्मक प्रतियां। ऑप्शन सी किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। ऑप्शन डी धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। अब क्वेश्चन नंबर हम 45 देखेंगे। सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य परीक्षा में, ऑप्शन बी पुनः परीक्षा में, ऑप्शन सी प्रति परीक्षा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रति परीक्षा में। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। अतिरिक्त न्यायिक स्वस्वीकृति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए पुलिस को या न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई स्वस्वीकृतियां। ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई स्वस्वीकृतियां, ऑप्शन सी न्यायाधीश के समक्ष की गई स्वस्वीकृतियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पुलिस को या न्यायाधीश को और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई स्वस्वीकृतियां। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया में नियमों के निर्धारण में खाली द्वारा
अबाध्य नहीं होगा। ऑप्शन ए सिविल प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन डी दोनों सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1976 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा धारा 7। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्रवाइयों को समाप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखिए, अंतिम विवाचन पंचाट। पॉइंट नंबर 2, अंतरिम पंचाट। पॉइंट 3, जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। तो ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 3। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय ऑप्शन ए सभी सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, ऑप्शन बी उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा, ऑप्शन सी मुख्य मध्यस्थ द्वारा लिया जाएगा, ऑप्शन डी उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का प्रावधान खाली में दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 25। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, धारा 24 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 की धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 53 हम देखेंगे, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 5। अब क्वेश्चन नंबर 54 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? ऑप्शन ए द्विविवाह, ऑप्शन बी प्रतिसिद्ध संबंधों की कोर्ट, ऑप्शन सी सपिंड संबंध, ऑप्शन डी बाल विवाह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल विवाह। अब क्वेश्चन नंबर 55 हम देखेंगे, सपिंड संबंध में तात्पर्य है। ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी की माता 7वीं पीढ़ी के पिता, ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी की माता 5वीं पीढ़ी के पिता, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी की माता 4थी पीढ़ी के पिता, ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी की माता और 5वीं पीढ़ी के पिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी की माता और 5वीं पीढ़ी के पिता। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम के तलाक का आधार नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक विकार, ऑप्शन बी संक्रामक रूप से यौन रोग, सी असाध्य विकृचित, ऑप्शन डी 3 महीने से कम समय से अलग अलग रहना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? ऑप्शन ए विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन बी ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ऑप्शन सी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ऑप्शन डी विशेष विवाह अधिनियम 1872। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, हिंदू भरण पोषण तथ्य दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। ऑप्शन ए दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति का निपटान का अधिकार से, ऑप्शन बी गोद लेने के प्रभाव से, ऑप्शन सी दत्तक संबंधी दस्तावेजों के रूप में अनुमान, ऑप्शन डी गोद लेने को रद्द करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गोद लेने के प्रभाव से। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? ऑप्शन ए पारिवारिक पेंशन, ऑप्शन बी दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, ऑप्शन सी अपेक्षित बच्चे, ऑप्शन डी मकानदार किराए के मामले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मकानदार किराएदार के मामले। अब क्वेश्चन नंबर 60 हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कौन भारत के जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति A.N. राय, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति Y.V. चंद्रचूड़, बी न्यायमूर्ति R.S. पाठक, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति P.N. भगवती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, न्यायमूर्ति P.N. भगवती। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है?
ऑप्शन ए विधि के नियम का पुष्टिकरण, ऑप्शन बी न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति, ऑप्शन डी ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 62 हम देखेंगे। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन ए त्वरित न्याय का अधिकार, ऑप्शन बी स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ऑप्शन सी निःशुल्क कानूनी सहायक का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, त्वरित न्याय का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए परमादेश याचिका, ऑप्शन बी उत्प्रेषण याचिका, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा याचिका, ऑप्शन डी प्रतिषेध याचिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अधिकार परीक्षा याचिका। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। रिट्स बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है। ऑप्शन ए कारपोरेशन से, ऑप्शन बी प्राकृतिक न्याय से, ऑप्शन सी राजदायित्व से, ऑप्शन डी प्रतियोजित विधायन से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक न्याय से। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। ऑडी अल्टरम पार्टरम का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ऑप्शन बी एक निर्णय प्राधिकरण को साधारण आदेश अवश्य देना चाहिए, ऑप्शन सी कोई भी व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता, ऑप्शन डी किसी को भी न्याय से डरना नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। अपनी नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए खाली के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। ऑप्शन ए अधिवक्ता अधिनियम 1951, ऑप्शन बी अधिवक्ता अधिनियम 1954, ऑप्शन सी अधिवक्ता अधिनियम 1961, ऑप्शन डी अधिवक्ता अधिनियम 1964। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अधिवक्ता अधिनियम 1961। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में खाली घंटों से अधिक न हो। तो एक अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हुए विद्यालय में कितना घंटा पढ़ा सकता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 घंटा के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? ऑप्शन ए प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा, ऑप्शन बी विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जमीला खातून, ऑप्शन सी बाबूलाल जैन बनाम सुभाष जैन, ऑप्शन डी श्रीमती पंकजम बनाम BS चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ेंगे। यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के खाली दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो कितने दिनों के अंदर कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 60 दिनों के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करना चाहती है। ऐसे संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और खाली पारित करके किया जा सकता है। ऑप्शन ए साधारण प्रस्ताव, ऑप्शन बी विशेष प्रस्ताव, ऑप्शन सी बोर्ड प्रस्ताव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विशेष प्रस्ताव। नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए श्रम विधि से, ऑप्शन बी कंपनी विधि से, ऑप्शन सी बैंकिंग विधि से, ऑप्शन डी सेवा विधि से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंपनी विधि से। अब क्वेश्चन नंबर 72 हम देखेंगे। पर्यावरण अधिनियम 1986 के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपील निहित है? ऑप्शन ए धारा 4A, ऑप्शन बी धारा 5A, ऑप्शन सी धारा 6A, ऑप्शन डी धारा 7A। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 5A, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 73 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A(b), ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A(g), ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A(j), ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A(k). तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A(g). अब क्वेश्चन नंबर हम 74 देखेंगे। श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपील ट्रिब्यूनल को एक अपील की। बाद में एक साइबर अपील ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए खाली अपील कर सकते हैं। ऑप्शन ए किसी भी जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च प्राधिकरण में,
ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी केवल उच्चतम न्यायालय में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत जान जाएगा। ऑप्शन ए मध्यस्थ, ऑप्शन बी प्रवर्तक एजेंट, ऑप्शन सी पर्याप्तकर्ता, ऑप्शन डी मुख्य धारक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है पर्याप्तकर्ता। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 हम देखेंगे, नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट खाली और उसके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी संवैधानिक की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अंग्रेजी। अब क्वेश्चन नंबर 78 हम देखेंगे, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामले में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है। ऑप्शन ए अधिभोगी, ऑप्शन बी प्रबंध निदेशक, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रबंधक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिभोगी। अब क्वेश्चन नंबर 79 हम देखेंगे, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त खाली को नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए सुरक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी कल्याण अधिकारी, ऑप्शन सी विकास अधिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सुरक्षा अधिकारी। मान लीजिए कि एक सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन ए एफआईआर याचिका बीमा कंपनी को सम्मन, ऑप्शन बी याचिका एफआईआर बीमा कंपनी को सम्मन, ऑप्शन सी बीमा कंपनी को सम्मन याचिका एफआईआर। तो ऑप्शन डी एफआईआर बीमा कंपनी को सम्मन याचिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पहले एफआईआर होगा फिर याचिका होगा फिर बीमा कंपनी को सम्मन। अब हम क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, यूबी जस ईबी एडम रेमिडियम का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ। ऑप्शन ए विंटरबोटम बनाम राइट, ऑप्शन बी चैंपियन बनाम पिकर्स गिल, ऑप्शन सी एफसी बनाम वाइट, ऑप्शन डी रॉयलैंड्स बनाम फ्लेचर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा एफसी बनाम वाइट। क्वेश्चन नंबर 82 हम देखेंगे, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा डेमिनम साइन इंजुरिया। अब क्वेश्चन नंबर 83 हम देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई खाली से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 10 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर हम 84 देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील खाली को होती है। ऑप्शन ए राज्य आयोग, ऑप्शन बी उपभोक्ता प्राधिकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य आयोग। अब क्वेश्चन 85 हम देखेंगे, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। ऑप्शन ए यदि वो पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन बी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन सी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 181 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, ऑप्शन डी यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 360 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान किया। उन्होंने एक मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के 14 लाख पर एक निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूली किया जाएगा। ऑप्शन ए पूंजी लाभ से आय, ऑप्शन बी मकान संपत्ति से आय, ऑप्शन सी व्यवसाय या पेशे के लाभ से प्राप्त आय, ऑप्शन डी अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पूंजी लाभ से आय। श्री मनजोत मेसी ट्रेड्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेड्स है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मेसी ट्रेड्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित अंतर राज्य आपूर्ति की है। दिल्ली कर आयोग आपूर्ति 21 लाख, पंजाब कर मुक्त आपूर्ति 6 लाख, उत्तर प्रदेश कर योग और
कर मुक्त आपूर्तियाँ प्रत्येक क्रमशः 3 लाख, जम्मू और कश्मीर कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ क्रमशः 8 लाख और 3 लाख। श्री मनजोत को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। अब क्वेश्चन नंबर 88 हम देखेंगे। वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है? ऑप्शन ए 0%, 5%, 12%, 18%, 26%। ऑप्शन बी 0%, 6%, 12%, 18%, 28%। ऑप्शन सी 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ऑप्शन डी 0%, 5%, 12%, 16%, 28%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब क्वेश्चन नंबर 89 हम देखेंगे। ए जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए के प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। बी ने सी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। ऑप्शन ए बी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन बी ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी ए सी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 90 हम देखेंगे। एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्ता या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। ऑप्शन ए उप एजेंट, ऑप्शन बी प्रतिस्थापित एजेंट, ऑप्शन सी एजेंट, ऑप्शन डी उपात्त एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा प्रतिस्थापित एजेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। एक खाली निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य के स्वीकृति से कोई लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। ऑप्शन ए अस्थायी, ऑप्शन बी चिरस्थायी, ऑप्शन सी अस्थायी और चिरस्थायी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा चिरस्थायी। अब क्वेश्चन नंबर 92 हम देखेंगे। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उक्त खाली में दिए गए तारीख से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ऑप्शन डी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब हम क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधककार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में वह बंधक राशि की अदायगी की किराया या संपत्ति अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन खाली कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा भोग बंधक। अब क्वेश्चन नंबर 94 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया है कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है? ऑप्शन ए कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मुकबाल, ऑप्शन बी चनया बनाम रमया, ऑप्शन सी मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, ऑप्शन डी हार्वे बनाम फेसी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। अब क्वेश्चन नंबर 95 हम देखेंगे। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घोषणात्मक डिक्रियों से संबंध में सही है? ऑप्शन ए उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है, ऑप्शन बी यह विवेकाधीन प्रकृति का है, ऑप्शन सी दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियामय लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित प्रक्रियामय लिखित नहीं है? ऑप्शन ए वचन पत्र, ऑप्शन बी विनिमय पत्र, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी बिलिंग रसीद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिलिंग रसीद। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? पॉइंट ए संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों के संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु
पॉइंट 2, जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं स्वच्छता की परियोजनाओं के लिए। पॉइंट 3, परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति। ऑप्शन ए समुचित सरकार, ऑप्शन बी सरकारी कंपनी, ऑप्शन सी समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों को संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी। ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यह सभी। अब क्वेश्चन नंबर 99 हम देखेंगे। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? ऑप्शन ए पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, ऑप्शन बी कॉपीराइट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, ऑप्शन सी पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन डी कॉपीराइट डिजाइन और ट्रेडमार्क का डायरेक्टर जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर के प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी ऐतिहासिक संकेत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा ऐतिहासिक।